नमस्कार, वर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 जीवों का विकास। तो बच्चों, ये जीवों का विकास क्या होता है या जैव विकास क्या होता है? जैव विकास, चलिए देखते हैं जैव विकास क्या होता है। जैव विकास एक क्रमिक परिवर्तनों द्वारा सरल जीवों से जटिल जीवों के बनने की प्रक्रिया को जीवों का विकास अथवा जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास कहा जाता है। तो ये क्रमिक परिवर्तन क्या है, आपको समझ में आया? जो क्रमिक परिवर्तन है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा जो है क्या है, बीज है। ये क्या है, हमारा बीज है, कोई भी सीड है, बीज है। अब ये क्या है, इसमें जब ये मिट्टी के संपर्क में आएगा, इसमें पानी डलेगा, इसमें क्या है, पानी डलेगा, जैसे कि ये पानी है, इसमें पानी डलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, यहाँ पर ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो ये जो बीज है वो क्या करेगा, वो अंकुरित होगा। क्या होगा, वो अंकुरित होगा। पहले तो ऐसे अंकुरित होगा बीज में, जब ये पानी मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, मिट्टी के संपर्क में आएगा, तो ये जो बीज है वो क्या होगा, वो अंकुरित होगा। फिर ये अंकुरित होते क्या है, इसमें तने का निर्माण होगा, ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा। फिर क्या होगा, इसमें बहुत सारी पत्तियां आने लगेंगी। क्या होगा, इसमें बहुत सारी पत्तियां आने लगेंगी। ये ऐसे इनमें बहुत सारी पत्तियां निकलने लगेगी। फिर क्या होगा, एक समय आएगा कि वो कली बनेगा। क्या बनेगा, कली बनेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, वो खिलने लगेगा। फिर वो खिल के क्या है, वो बीज बनेगा। इस प्रकार ये इस जो पौधे का जो है, ये पौधा जो है, इसका क्या हुआ, क्रमिक विकास हुआ। क्रमिक विकास हुआ मतलब ये एकदम अचानक टाइप से, ये क्या एकदम अचानक ये पौधा बन गया और इसमें फूल आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। मेरा ये ड्राइंग करने का मतलब यही है, आपको समझाने का, कि पहले ये क्या था, बीज था, एक सीड था। अब ये क्या है, मिट्टी के संपर्क में आया, उसमें थोड़ा सा पानी, और जब सूर्य का प्रकाश हुआ तो ये है सीड है, वो अंकुरित हुआ। ये जो बीज है वो अंकुरित होकर क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अपना विकास किया और एक पौधे का रूप ले लिया, और उसमें क्या है, फिर फूल और फल धीरे धीरे खिलने लगे। इस प्रकार क्या हुआ, इसका क्रमिक विकास हुआ। उसी प्रकार क्या है, किसी भी जीव का जो है, पहले क्या है, सरल जीवों का जो है वो जटिल जीवों के बनने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाता है, जीवों का विकास अथवा जैव विकास कहलाता है। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप जो है किसी भी जीव का विकास होता है, क्रम क्रम के अनुसार होता है। सडनली उसका विकास बिल्कुल नहीं हो पाता। तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें क्या है, बहुत संख्या में जीव पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, और जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, उनमें से कुछ जीवों से हम क्या है, परिचित हैं, और कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। आप जानते हैं कि कुछ जीव से हम परिचित हैं और कुछ के बारे में हमने अपने बड़े से सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। कुछ जो जीव हैं वो क्या हो गए हैं, वो विलुप्त हो गए, उनकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है। वो अब हमारी पृथ्वी में हमको
दिखाई नहीं देते हैं। तो हमने क्या है कुछ ऐसे जीवों के बारे में सुना है जिनकी कुछ जो है प्रजाति जो है विलुप्त हो गई है। इन्हीं में से एक क्या है, इन्हीं में से एक डायनासोर है। क्या है? डायनासोर। बच्चों, हमने सिर्फ डायनासोर के बारे में सुना है, हमने देखा है क्या अपनी पृथ्वी पर डायनासोर को? बिल्कुल नहीं देखा है, बल्कि हमने सिर्फ इसके बारे में सुना है। उसमें जो वैज्ञानिकों को जीवाश्म मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो है संरचना हमने फिल्मों में या चलचित्रों में हमने देखी है। तो डायनासोर का नाम आप सभी ने भी सुना होगा, और पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह जो है उनके अवशेष जो है समय समय पर मिले हैं। जो डायनासोर के अवशेष है, जो उसके जीवाश्म है, वो हमको कई जगह पर प्राप्त हुए हैं। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे विश्व में भी हमको उसके अवशेष देखने को मिले हैं। जैसा कि जबलपुर, और हमारे देश में कहाँ पर मिला है? जबलपुर के पास लमेटा घाट में, और नर्मदा घाटी में भी कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। जो डायनासोर है उनका प्राकृतिक आवास कहाँ पर रहा है? नर्मदा घाटी के कई जगह पर इनका जो है प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग तरह जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं। हमको क्या है, पृथ्वी पर अलग अलग जगह जो है डायनासोर के अवशेष मिल रहे हैं। तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे, और उससे हमको क्या पता चला कि डायनासोर जो है वो विविध प्रकार के थे। और पृथ्वी पर लगभग पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख 2000 लाख से 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर लगभग 2000 से 2000 लाख से 600 लाख पूर्व जो है वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। इन्हीं जानवरों का राज था। इनका राज था, डायनासोर का राज था पृथ्वी पर। लगभग कितने, लगभग दो 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व क्या है, डायनासोर का जो है राज था हमारी पृथ्वी पर। एक छोटे से छोटा डायनासोर, जो एक छोटा सा छोटा भी जो डायनासोर है, एक छोटा से छोटा डायनासोर, एक छोटा सा छोटा डायनासोर भी कितना, लगभग लगभग 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का रहा होगा। जो एक छोटा सा छोटा जो डायनासोर है वो कितने सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का रहा होगा। तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। ये तो हो गया छोटे डायनासोर का। अब देखते हैं कि जो बड़ा डायनासोर जो बड़ा डायनासोर जो है, जो बड़ा वाला डायनासोर है वो कितने, लगभग 40 मीटर का, लगभग 40 मीटर का रहा होगा। 40 मीटर का था। जो छोटा डायनासोर है कितने, वो लगभग 50 सेंटीमीटर का था जो छोटा डायनासोर है वो, और बड़ा डायनासोर है वो 40 मीटर का 40 मीटर का था, और ये छोटा वाला 50 सेंटीमीटर का था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डायनासोर है वो उसमें उसका जो साइज है वो अलग अलग था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी थे। जो डायनासोर थे वो उनमें से क्या है, कुछ जो है, कुछ डायनासोर जो कुछ डायनासोर है वो शाकाहारी थे। कुछ डायनासोर कैसे थे, शाकाहारी थे। तो कुछ डायनासोर मांसाहारी थे।
जो कुछ डायनासोर थे वो कैसे थे, वो शाकाहारी थे, तो कुछ डायनासोर जो है मांसाहारी थे। कोई 2 पैर पर चलने वाला था तो कोई 4 पैरों पर। जो डायनासोर थे वो क्या थे, कोई 2 पैर में चलने वाला डायनासोर था तो कोई 4 पैर पर चलने वाला डायनासोर था। तो कोई जो है उड़ने वाला था तो कोई चलने वाला था। जो कोई 2 पैरों पर जो चलने वाला डायनासोर था तो कोई 4 पैरों पर और कोई उड़ने वाला था। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे। जो डायनासोर है उसके समय में क्या है, कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के आप डायनासोर का यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डायनासोर। अलग अलग प्रकार के डायनासोर जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि कोई तो जो है 2 पैरों पर चलने वाला था तो कोई 4 पैरों पर और कोई उड़ने वाला। डायनासोर के समय में और उससे पहले भी कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ के प्रकार हैं। जो डायनासोर हैं उनके समय में भी क्या है, अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे, पौधे पाए जाते थे। और उनमें से क्या है, कुछ के प्रकार है शैवाल, फर्न, मांस, साइकस। जो डायनासोर के समय अलग अलग प्रकार अलग अलग पौधे पाए जाते थे। पौधे पाए जाते थे जिनमें क्या है, कुछ है शैवाल, शैवाल तो कुछ फर्न, मांस। ये क्या है, पौधों के नाम है। मांस, साइकस, साइकस, गिंको, गिंको आदि। इस प्रकार क्या है, डायनासोर के समय जो है अनेक प्रकार के पौधे भी पाए जाते थे, जिनमें से कुछ है शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंको आदि। जो गिंको पौधे हैं वो अपने आज भी पाए जाते हैं। जो गिंको पौधे हैं और जो शैवाल, फर्न, साइकस, गिंको है, ये क्या है, आज भी पाए जाते हैं। जो डायनासोर के समय में पाए जाते थे वो आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे। और तिलचट्टा, जो तिलचट्टा मतलब कॉकरोच, कॉकरोच का नाम तो आपने सुना ही होगा। और कॉकरोच तो आपको फिल्मों में देखने को मिल ही जाता होगा कि कैसे कॉकरोच को देखकर जो हीरोइन है वो जोर से चिल्लाती है, चिल्लाती है कि नहीं कॉकरोच करके। तो ये जो कॉकरोच है वो डायनासोर के समय में भी पाए जाते हैं। और आपको भी घर में कहीं आसपास आपके कॉकरोच आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉकरोच है वो क्या है, तब भी पाए जाते थे। जो चूहे हैं और ये जो तिलचट्टा या कॉकरोच है, ये क्या है, डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जाता है। जो आजकल की जो पक्षियां हैं उनको क्या है, डायनासोर का छोटा रूप माना जा सकता है। इस प्रकार ये सूची क्या है, बहुत लंबी है। हमको और आपने डायनासोर से संबंधित एक मूवी आई थी, हॉलीवुड मूवी, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, शायद जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क नाम की एक मूवी भी बनी है डायनासोर के ऊपर में, हॉलीवुड मूवी। तो मैंने तो देखा था ये बहुत समय पहले, लेकिन अभी मेरे को फिलहाल ज्यादा याद नहीं आ रहा है। तो
जो डायनासोर के खत्म होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी। जैसे जैसे डायनासोर खत्म होते गए तो जो स्तनधारी जो जीव हैं उनकी संख्या क्या है वो बढ़ने लग गई। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी भी जो है हमारे वर्तमान युग में जो डायनासोर के समय जो जीव पाए जाते थे उसमें से कुछ की प्रजातियां अभी भी हमारे वर्तमान युग में पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। लेकिन हमको क्या है आज वर्तमान में हमको डायनासोर देखने को नहीं मिलता है। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो जैसे कि मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। जब डायनासोर जिस समय डायनासोर का युग था उस समय क्या है मनुष्य और हाथी उस समय नहीं पाए जाते थे और अभी मनुष्य और हाथी पाए जाते हैं और डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। और हमने यहाँ पे गिंको नामक एक पेड़ के बारे में चर्चा की थी। तो ये गिंको नामक ये पेड़ जो है डायनासोर युग का है। जो गिंको का पेड़ है वो कब का है वो डायनासोर के युग का है। और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद ये पहला पनपने वाला सजीव यही था। जो ये गिंको पौधा है गिंको गिंको पौधा गिंको जो है वो पौधा नहीं है पेड़ है। गिंको नाम का जो पेड़ है जैसा कि ये चित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो गिंको का पेड़ है वो क्या है डायनासोर के युग का है। गिंको पेड़ का है डायनासोर के युग का है। कब का है डायनासोर के युग का है। और हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम बम गिराया गया था तो उस समय क्या है जो हिरोशिमा और नागासाकी में पूरा विध्वंस हो गया था। तो उस विध्वंस के बाद जो ये पहला पनपने वाला पौधा कौन सा है गिंको नाम का पौधा है जो पहले पनपा था। पहला सजीव जो है ये था सजीव पौधा था जो गिंको नाम का पौधा था वो विध्वंस के बाद पनपने वाला जो है पहला पौधा था। अब देखते हैं हम जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। हम सब जानते हैं कि जीवों के विकास में जो है वो आवास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने पढ़ा ही है हम सब जानते भी हैं कि किसी भी जीवों का आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की क्या होती है पूर्ति होती है। अर्थात उनकी जो बुनियादी जो जरूरत है बुनियादी जरूरतें क्या होती है भाई किसी भी जीव के लिए उसकी बुनियादी जरूरत होती है जो मूलभूत आवश्यक चीजें होती है मूलभूत आवश्यकता होती है जो जीवों के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो क्या होता है भोजन जल वायु। तो ये सारी चीजें जो है हमारी मूलभूत आवश्यक चीज होती है और उसमें क्या है आवास इसके अंतर्गत और क्या आता है आवास आवास जिसमें हम निवास करते हैं। तो हमको आवास में और क्या क्या मिलता है भोजन मिलता है। आवास में हमको क्या मिलता है भोजन मिलता है। भोजन के साथ साथ क्या मिलती है प्रजनन। जब हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा तो हम क्या करेंगे वहां पे प्रजनन क्रिया करेंगे अपने समान जीवों को क्या करेंगे उत्पन्न करेंगे प्रजनन करेंगे। और प्रजनन के साथ साथ हमको क्या मिलती है सुरक्षा मिलती है जो हमारे आवास में हमको
भोजन मिलता है, प्रजनन मिलता है और सुरक्षा मिलती है। एक सुरक्षित आवास में रहकर ही हम क्या है अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं कि नहीं। आवास में क्या है पर्याप्त मात्रा में संसाधन की उपस्थित होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अगर हमको एक सेफ आवास मिल गया, एक सुरक्षित आवास मिल गया, तो वहां पे हमको क्या है हमारी जो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं, भोजन, जलवायु, वो तो मिलता ही है, उसके साथ साथ हमको एक सुरक्षा मिलता है। तो जब हमको भोजन भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रहा है, तो क्या होगी हमारे संख्या में वृद्धि होगी। किसके माध्यम से? प्रजनन के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है आवास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आवास में अगर हमको पर्याप्त संसाधन मिल रहे हैं, पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति है, तो हमारी जो है संख्या में भी वृद्धि होने लगती है। हम प्रजनन करने लगते हैं, अपने समान अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो कुछ की तेजी से घट रही है। हम देखते हैं कि कुछ जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या जो है बहुत बढ़ रही है, और कुछ जो प्रजाति है उनकी संख्या में क्या है दिनों दिन गिरावट आ रही है, उनकी जो संख्या है वो तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है। हमारे देश में क्या है बाघों की संख्या भी क्या है कम होती जा रही है। बाघों की प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है। जो बाघों की जो संख्या है, जो उनकी जो प्रजाति है वो क्या है विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिड़ैया तथा अन्य कई अन्य जीवों के साथ भी सेम यही प्रोसीजर है कि उनकी भी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लग गई है। अब यहाँ पर तो जो बाघों की संख्या है वो कम हो रही है। बाज, सोन चिड़ैया तथा अन्य जीवों के साथ जो है उनकी संख्या जो है वो कम हो रही है। लेकिन जो मनुष्य है उनकी जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मनुष्य के आवास में जो है संसाधनों की कमी होने लग गई है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों की कमी होती है कि नहीं होती है? जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों में कमी आती है। संसाधनों में कमी आती है। इस प्रकार क्या है जीवों का जो आवास है एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार जीवों का आवास, जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति या विलुप्ति, उत्पत्ति या विलुप्ति या बदलाव का बदलाव का एक कारण हो सकता है। जो जीवों का आवास है और संसाधन है उनकी उत्पत्ति या विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। जो आवास है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि इतनी तेजी से होती है कि उसके लिए खाद्य संसाधन जो जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? ये यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मार्क ये है कि किसी भी प्रजाति के जीव की संख्या में जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन जो जैविक घटक है या अजैविक घटक है उसकी भी जो है उत्पत्ति जो है उतनी तेजी से बढ़ते होंगे करके यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन किया गया है। यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। इसके लिए क्या है यह ग्राफ 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का प्रमाण है।
तो यहाँ पे जो है किसी जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उसकी जो संसाधन है उसकी पूर्ति होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे जो 1780 में के दशक में एक प्रजाति के ऊपर क्या है उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है किस पर खाद्य संसाधनों की मात्रा और जीवों की संख्या में वृद्धि पर। तो देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या तुलनात्मक अध्ययन है और क्या परिणाम निकलते हैं इस ग्राफ पर। ये जो ग्राफ है ये खाद्य संसाधन की मात्रा है। ये क्या है खाद्य संसाधनों की मात्रा। जो खाद्य संसाधन है उसकी मात्रा इस ग्राफ में खाद्य संसाधन की मात्रा का ये वर्णन किया गया है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ से जो है यहाँ ये क्या है इस ग्राफ में ऐसा वर्णित किया गया है खाद्य संसाधन की जो मात्रा है उसको। समय अब देखते हैं जनसंख्या। जब खाद्य संसाधन की मात्रा इतनी है तो जनसंख्या में कितना वृद्धि होगा इसको आप देखते हैं। जब हमको खाद्य संसाधन की इतनी मात्रा मिलेगी तो जनसंख्या क्या है वो बढ़ेगी। ये रहा हमारा जनसंख्या का ग्राफ। यहाँ पर खाद्य जो संसाधन है वो इतनी है जिसके कारण जो है जनसंख्या ऐसा बढ़ गया है। समय तो यहाँ पे क्या है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई है। यहाँ पे ग्राफ को देख के हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अनियंत्रित अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि हुई है। यहाँ पे क्या हुई है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई है। इस ग्राफ को देखकर हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई है अर्थात यहाँ पे खाद्य जो संसाधन है उसकी मात्रा अत्यधिक रही होगी जिसकी वजह से क्या है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई है। और जो यहाँ पे ग्राफ है वो खाद्य संसाधन की मात्रा है। जब जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित होती है तो क्या होते हैं खाद्य संसाधनों में कमी आती है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है खाद्य संसाधनों में कमी आती है। ये तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ हो गया है ना। अब दूसरा पॉइंट ऑफ ये देखते हैं जहाँ खाद्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा होती है। खाद्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा क्या है जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। जब जीवों को एक सुरक्षित वातावरण एक सुरक्षित आवास मिलेगा वहाँ जो खाद्य संसाधन की आपूर्ति होगी वहां पर तो क्या होगा जो
जीव है वो सुरक्षित रहेगा और उसको खाद्य जो संसाधन है पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो वो सुरक्षित आवास में खाना खाएगा और क्या है वहाँ अपने सामान्य जीवों को पैदा करेगा, तो जिससे क्या है जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार जो है आवास जो है हमारे जीवों के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि जीवों का कैसे क्रमिक विकास होता है और बहुत सारे जो जीव हैं वो कैसे धीरे धीरे करके विलुप्त हो गए हैं, जिनका हमको अभी के डेट में सिर्फ नाम सुनने को मिलता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जीवों के विकास में आवास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।